गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर पहले मैं चेक कर लूंगा माइक चल रहा है। जी हाँ, चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ जी, तो मैंने आपके कमेंट्स देखे थे, एक कुछ डाउट भी आया था और वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो वो मिस्टेक मैं बिल्कुल एंड में इसी लेक्चर में एड्रेस कर लूंगा। और साथ में कई सारे और भी डाउट्स थे, जैसे वो भी मैं एंड में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम डाउट्स भी कवर करेंगे। लेक्चर नंबर है ये आपके पास 4th लेक्चर है। एक मिनट, माइक को थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं। अरे यार, ऐसे पकड़ के ही बना लेते हैं। चलो, ऐसे मेरे ख्याल से आपको आवाज फिर उड़ उड़ के आएगी, तो हम ऐसे लगाना ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप सो नाउ इट्स परफेक्ट। अब हम आते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब ऐसे पीछे से आगे की तरफ नहीं, क्या करेंगे वो देखते हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने कहां तक कर लिया था? हमने देख लिया था डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए की पैकेजिंग यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है। प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? न्यूक्लियोइड बनता है। और यूकेरियोट्स में कैसे होती है? पहले आता है, सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियोसोम वगैरह देखा था, बेस्ड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखा था, है ना। क्रोमैटिन देखा था, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ये सब हमने देखा था। क्रोमोसोम तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम आज क्या करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू सी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। एंड हाँ, मैं राइटिंग अब अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। मुझे एक आधा कमेंट ये भी आया था कि राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो दैट इज व्हाट आई विल ट्राई कि मैं राइटिंग थोड़ी अच्छी बेटर कर सकूं। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का? जैसे आज तो हमें पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, बट वो सिर्फ कुछ वायरसेस में है, हमें वो ऐसा नहीं है। जैसे प्रोकैरियोट्स में आरएनए यूज होता है, राइबोजाइम एक एंजाइम के तौर पे यूज होता है, ट्रांसलेशन में मदद करता है। आगे देखोगे आप, ठीक है ना। एक एंजाइम के तौर पे यूज होता है कई बार, है ना। कई बार कैटालिटिक कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है, या कई बार हमारे में भी कई सारे काम हैं। स्ट्रक्चरल राइबोसोम होते हैं, एस आर राइबोसोम, सॉरी आरएनए, एस आर आरएनए, मतलब कई तरह टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैं। बट जो आपके टाइप्स ऑफ आरएनएज हैं, बट जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। आज तो हमें पता है, बट पहले ये नहीं पता था। इसको पता करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए। सबसे पहला है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जो कि हुआ था 1928 में, 1928 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इसमें आप चलो पढ़ेंगे ही आप। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपेरिमेंट होता है ये, इसका दूसरा नाम, ठीक है ना, कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था किसी चीज का, वो आपको दिखाना है। चलो बाद में देखेंगे। सेकंड, आफ्टर ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट देयर वाज सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिससे चलो ये, अब इससे क्या पता चला कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो जा रही है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है ना। अब वो कौन सी चीज जा रही है वो हमें पता चला था कैसे? इस एक्सपेरिमेंट से। एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट था ये। इसमें मतलब 1933 से 44 तक ये एक्सपेरिमेंट्स थे, एक ही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। एंड थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड, है जिसने ये कंफर्म कर दिया, इससे ये पता चल गया कि डीएनए है, बट कुछ साइंटिस्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये डीएनए ही है जो एक सेल से, ये जो एक चीज से दूसरी चीज में जा रहा है, उसका नेचर चेंज कर दे रहा है, वो डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर होता है ना, तो वो डीएनए है। ये किसने पता करा? ये हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट में आता है, हर्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि किया है 1952 में। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हो जाए। अगर ये 2 भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, या चलो थर्ड वाला तो वैसे ज्यादा बड़ा है, तो देखते हैं जैसा हो पाएगा वैसा हम करेंगे। एक मिनट, मैं इसको एक बार पिक्चराइज कर लेता हूं, एक बार इसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। फोकस भी थोड़ा सा ठीक करते, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले आपको दे रखा होगा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ओपन करिएगा अपने पेज नंबर 100 को। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखना, हेडिंग दी होगी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वहां पे आपका ये ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। किसने निकाला था? ग्रिफिथ ने निकाला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, लिखवाऊंगा बाद में, और एनसीईआरटी बाद में रीड करेंगे जब हम लिखने स्टार्ट करेंगे। समझ लेते हैं पहले हम, ठीक है ना, क्या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझा रहा हूं पहले, ठीक है। और जो आपके डाउट्स हैं वो मैं बिल्कुल एंड में कवर कर लूंगा।
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डाउट मतलब जो कमेंट्स में डाउट्स आए थे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है, देखना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब है, जैसे देखना क्या हुआ, ग्रिफिथ थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, चूहा था, रैट था, रैट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस, ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, जो कि क्या कर रहा है, न्यूमोनिया कॉज कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस, ठीक है। कोकस मतलब स्फेरिकल शेप का है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसके दो स्ट्रेन्स होती हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ा बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, कई सारे स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया होते हैं। एक इसकी स्ट्रेन है एस स्ट्रेन, एक इसकी स्ट्रेन है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का नाम आर क्यों है, बिकॉज ये रफ है और ये स्मूथ अपीयर होती है, ठीक है। अब स्मूथ क्यों चीज अपीयर हो रही है, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें आउटसाइड में एक लेयर है, आउटर लेयर प्रेजेंट है। अब आपने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स कई तरह से हो सकती है, एक हो सकती है सॉलिड कैप्सिड या कैप्सूल, राइट, वो इसमें है, कैप्सिड नहीं कैप्सूल में, तो आउटर लेयर इसमें कैप्सूल की तरह होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना। और आर वाले बैक्टीरिया में क्या होती है, आउटर लेयर इज मतलब ग्लाइकोकैलिक्स कह लो, सेल एनवेलप की ग्लाइकोकैलिक्स जो आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में सेल चैप्टर में, ग्लाइकोकैलिक्स जो है यहाँ पे कैसी है, स्मूथ है, स्मूथ, ये कह लो स्लाइमी है, स्लाइमी नेचर वाली है, ठीक है ना। तो स्लाइमी नेचर के कारण वो क्या दिख रही है, रफ दिख रही है। और ये स्मूथ क्यों दिख रही है, बिकॉज इसमें कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर है वो चीज बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इसमें कैप्सूल है और इसमें जो कैप्सूल, अब देखना ध्यान से समझना इस चीज को, जो कैप्सूल था वही जो है बीमारी को करवा रहा था, ये चीज हो रही है। तो इसमें कैप्सूल है तो ये बीमारी को करवा दे रहा था। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एस स्ट्रेन में मैंने एक चूहा डाला तो वो डाई या उसको निमोनिया हो रहा था। अगर आर स्ट्रेन मैंने डाला चूहे में, आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाल दिया तो वो चूहा अभी भी लिविंग ही है, ठीक है ना। बट अब हमने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, एस स्ट्रेन को हीट किल, देखना ये तो नॉर्मल होगी, अगर हमने नॉर्मल लिए हैं दोनों स्ट्रेन्स। अब एस को मैंने क्या कर दिया, हीट किल कर दिया, हीट किल मतलब हीट से, टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से उसको मार दिया, वो मैंने डाला एक रैट के अंदर, तो अब जो है वो रैट लिविंग मिल रहा है, अब जो है वो रैट क्या मिल रहा है, लिविंग मिल रहा है। अब एस स्ट्रेन को अगर मैंने हीट किल किया तो रैट लिविंग है, बट मेन चीज इसके बाद आएगी। फिर उन्होंने क्या किया, एस को जो हीट किल्ड था उसको प्लस आर लिविंग वाले को, आर लिविंग वाला उसको डाल दिया एक रैट के अंदर, उसको डाल दिया एक रैट के अंदर। तो उसे क्या मिला कि रैट जो है वो डेथ हो गई, रैट की डेथ मतलब न्यूमोनिया हो गया रैट को। क्यों हो गया, देखो हीट किल्ड था, हीट किल्ड तो बीमारी कर ही नहीं रहा था, वो तो लिविंग दे रहा है रैट, बट यहां पे डेथ क्यों हो गई, यहां पे न्यूमोनिया क्यों हो गया। इससे हमें यह पता चला कि एस का जो हीट किल्ड था उसने आर में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, क्या कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, जिससे आर में वो वो कैप्सूल बन गया, और उस कैप्सूल से क्या हो गई, रैट में बीमारी हो गई, मर गया। यही चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब ये ट्रांसफॉर्म कौन कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन उनके दिमाग में आया बाकी साइंटिस्ट के, या ट्रांसफॉर्मेशन तो चलो ठीक है, ये तो बता दिया ग्रिफिथ ने, पर कौन कर रहा है? क्या चीज है ऐसी जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, क्या चीज है ऐसी जो इससे इसके अंदर जा रही है, इससे इसके अंदर डीएनए गया होगा, फिर उस डीएनए से मतलब जो जीन होगी ना कैप्सूल वाली, वो कैप्सूल बन गया होगा। ऑफ कोर्स यही बात हुई होगी, अब तो हमें पता है, बट पहले पता नहीं था। तो उसने ये तो बता दिया ग्रिफिथ ने कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एस से आर तक जा रही है, एस हीट किल्ड से आर तक जा रही है, जो कि रैट को किल कर रही है या डेथ कर रही है रैट की। बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या चीज है, क्या चीज है ये नहीं पता। तो ये पता करना था, ये पता करना था, और इसी के लिए बाकी एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपको मोटा माटी तो समझा दिया, बाकी हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे और इसको और अच्छे से बेटर तरीके से समझेंगे और इसको लिखेंगे भी फिर, ठीक है ना। पहले इसको नोट करना चाहो कर सकते हो। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। अब देखना एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पहले एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। कैप्सूल वाली चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, वो आप लिख लेना, ठीक है। देखना यहां से हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऊपर भी देखो, ऊपर क्या क्या है कि वो ये ऊपर की हमें ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो हमें उसकी डिस्कवरी करनी थी, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ ऊपर भी, ठीक है। अंदर सारी डिस्कवरीज जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी हैं उनके बारे में बता रखा है थोड़ा बहुत कि किसने क्या क्या डिस्कवर कर लिया है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल in 1928 Frederick Griffith in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae bacterium responsible for pneumonia witnessed a miraculous transformation of the bacteria। ट्रांसफॉर्म हो गया ना बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन, ठीक है।
During the course of his experiment, a living organism, bacteria, had changed in its physical form. उसने अपनी physical form change कर ली ना, कैप्सूल आ गया उसके ऊपर. When Streptococcus pneumoniae bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth, shiny colonies. Smooth, shiny कौन सी थी? S strain वाली. देखो S strain लिखा होगा आगे. Have a mucus polysaccharide coat, मतलब उसके ऊपर कोट है. While R strain does not. बल R के ऊपर कोई कोट नहीं था, उसके ऊपर कैप्सूल नहीं था. माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन, जिसको हमने क्या कह दिया? वायरुलेंट. जो इन्फेक्ट कर रही है उसको क्या कह दिया? वायरुलेंट कह दिया, और वो निमोनिया से मर गए. बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया. जो आर स्ट्रेन था जिनके पास, वो निमोनिया को इन्फेक्ट वो नहीं कर पा रहे थे इन्फेक्ट. ठीक है ना. ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम. ही ऑब्जर्व्ड दैट heat killed S strain injected into mice did not kill them. heat killed से नहीं मर रहे थे. ठीक है ना. When he injected a mixture of heat killed S and living R, the mice died. mice मर गए. Moreover, he recovered living S bacteria from dead mice. मतलब कि उसको जो dead mice था उसमें से क्या मिला? living S मिला. मतलब कि dead S जो heat killed S था और R मिला के एक क्या बन जा रहे थे? living S बन जा रहे थे. ये कहा उन्होंने, ट्रांसफॉर्म हो रहा. देखो, he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria. कहा था ना, S strain वाला क्या कर रहा है? R वाले के ऊपर कोट लेके आ रहा है, जिससे वो भी S वाला बन जाएगा. सिर्फ कोट की तो कमी है, बाकी जो सेम है ना. तो S वाला जो यहाँ पे S लिखा था ना, तो S वाला क्या कर रहा है? हीट किल्ड वाला R को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, उसके ऊपर एक कोट ले आ रहा है. ठीक है ना. देखना आगे. Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material. ये तो जरूर जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ, ट्रांसफर से हुआ. बट वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, वो चीज अभी नहीं पता चली कि कोई प्रोटीन है, वो आरएनए है, वो डीएनए है, वो क्या है, ये नहीं पता चला अभी. ठीक है ना. तो एक बार मैं इसको लिखवा भी देता हूं आपको प्रॉपर वे में, बिकॉज एक बार आप लिखेंगे भी तो बेटर रहेगा. 1 मिनट, हमें 12 मिनट ही हुए अभी तो. यस, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आप लिख लेना. फ्रेडरिक ग्रिफिथ कब? 1928 में. परफॉर्म्ड a series of experiments on a mice using Streptococcus pneumoniae और इसका दूसरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का न्यूमोकोकस. ये भी आपके एनसीईआरटी का ही नाम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मतलब. ठीक है ना. न्यूमोकोकस, ये क्या है? ये है न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया. ठीक है, ये न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसने इसको यूज किया. When he cultured the bacteria, जब उसने कल्चर किया तो some of them, इनमें से कुछ के पास कोट था, were developed या were with a polysaccharide coat, जिसको हमने क्या कह दिया? कैप्सूल डेवलप्ड ऑन देम. एंड कैसे दिख रहे थे? अपीयर्ड एज स्मूथ शाइनी कॉलोनीज. स्मूथ शाइनी कॉलोनीज. एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं राइटिंग प्रॉपर है. हाँ, इतनी अच्छी तो लिख रहा हूं यार. स्मूथ शाइनी कॉलोनी. देखो, डॉक्टर बनोगे तो कुछ तो समझो राइटिंग है, बोल तो रहा हूं सब कुछ. ठीक है ना. अपीयर्ड एज अ स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, वेयर एज, अच्छा, इसको स्मूथ शाइनी कॉलोनीज को क्या कह दिया उन्होंने? कॉल्ड एस स्ट्रेन.
ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की एस स्ट्रेन। वेयर एज सम डिड नॉट डेवलप द कोट, कईयों के पास ये कोट नहीं आया। एंड अपीयर्ड, और वो कैसे दिखे, एंड अपीयर्ड कैसे, रफ, रफ, इसलिए उनको क्या कह दिया, आर स्ट्रेन कह दिया। तो देख लो इसको एक बार। अब इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करे, कैसे करे, उन्होंने क्या किया, 1928 में एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज की, जिनमें उन्होंने क्या किया, एक माइस के ऊपर, एक माइस के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, किसको यूज करके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को यूज किया, और न्यूमोकोकस भी कह सकते हो उसको आप, ठीक है, जो कि न्यूमोनिया कॉज करेगा बैक्टीरिया में, ठीक है। व्हेन ही कल्चर्ड द बैक्टीरिया, सम ऑफ देम वर विद अ पॉलीसेकेराइड कोट, जिसको हमने क्या कह दिया, कैप्सूल, एंड डेवलप्ड ऑन देम, उनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट था, एंड अपीयर्ड एज स्मूथ शाइनी कॉलोनीज कॉल्ड एस स्ट्रेन, एंड कॉल्ड देम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। Whereas some did not develop the coat, कईयों के पास वो कोट नहीं आया, एंड अपीयर्ड रफ, आर स्ट्रेन कह दिया उसको, ठीक है ना। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। एक बार मैं इसको एक बार फोटो खींच लेता हूँ और देखता हूँ कि अब आपको, हाँ देखो राइटिंग तो प्रॉपर विजिबल है। अब तो राइटिंग भी मेरे ख्याल से अब मुझे तो यार समझ आ ही रही है, और मैंने साथ साथ में बोला भी है, तो आप बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाना। अगर कोई लिख रहा है, वैसे तो कोई होगा नहीं यहाँ पे, जो बिरला ही होगा कोई जो लिख रहा होगा साथ साथ में, और बढ़िया है, चलो लिखते रहोगे तो बेटर है आपके लिए भी। और क्योंकि मैं पागल पागल थोड़ी हूँ यार, जहाँ पे आके लिख रहा हूँ, है मुझे क्या मिलेगा, बोलो। हाँ मतलब मेरा ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, ऑफ कोर्स वाली बात है यार। कोई चीज किसी को पढ़ाने से आपको और बेटर तरीके से आती है, ये तो है ही। और जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को कुछ पढ़ाओगे तो वो आपको और बेटर तरीके से आएगी। जैसे अगर कोई मेरे से कुछ डाउट पूछेगा, तो वो डाउट देखो मेरे मेरे मन में खुद ही आ जाएगा, अच्छा यार हाँ ये सही तो कह रहा है यार, है सही तो कह रहा है, ठीक है। अब ये तो आपके पास हो गया। फिर इसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, एस स्ट्रेन प्लस माइस। एस स्ट्रेन में माइस क्या हुआ, माइस डाइड, पहला। नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं। आर स्ट्रेन में माइस डाला गया, माइस डिड नॉट डेवलप्ड न्यूमोनिया, माइस के अंदर न्यूमोनिया नहीं आया, ठीक है ना। बट ग्रिफिथ somehow heat killed the S strain, ये स्ट्रेन है यार, लो और बेटर तरीके से लिख देते हैं, ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एस स्ट्रेन को उसने हीट किल्ड कर दिया। तो क्या हुआ, ये रही एस स्ट्रेन जो कि कैसी है, हीट किल्ड है, एंड इट डिड नॉट अफेक्टेड, ध्यान से देखना, डिड नॉट अफेक्टेड द माइस, उससे माइस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एस स्ट्रेन हीट किल्ड, अगर मैंने माइस में डाली है तो माइस में नो अफेक्ट आया, मतलब नो न्यूमोनिया, नो अफेक्ट या नो न्यूमोनिया कह लो, नो न्यूमोनिया। अभी मैं देखूंगा नहीं पीछे, ठीक है ना, अब देखूंगा पीछे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एस्ट्रेन जब उन्होंने डाला हीट किल्ड तो कोई इफेक्ट नहीं आया। बट अब उन्होंने क्या किया, ये तो इंजेक्ट कर दिया एस्ट्रेन, बट एस्ट्रेन के साथ साथ उन्होंने एस्ट्रेन हीट किल्ड वाले के साथ आर स्ट्रेन नॉर्मल वाला भी डाल दिया। तब उन्होंने देखा कि अरे माइस तो मर गया। पहले मैं इसकी एक बार फोटो खींचता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से यार राइटिंग तो मैंने देख ही ली है, इसमें भी फोन में बढ़िया दिख रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ क्या डाल दिया उन्होंने, आर स्ट्रेन। नाउ ही इंजेक्टेड, देखो क्या लिखा है, नाउ ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर लिखा है क्या, चेक करो ये लास्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ अ मिक्सचर ऑफ, देखो नाउ ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ heat killed S bacteria
एंड नॉर्मल आर बैक्टीरिया। डब्बे से बाद में निकाल लेंगे, चलो। एंड ऑब्जर्व दैट, अरे जिसको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, लिखना ना चाहता हो तो वो स्किप कर सकता है, ठीक है ना। नाउ द माइस डाइड, अब जो चूहा है वो मर गया, ठीक है ना। दिस शोड दैट समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस transformed the R strain to virulent S strain। virulent मीन जो बीमारी को कॉज कर रहा है, ठीक है ना। which was, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। which was found या extracted by him in the dead mice। उसको मरे हुए चूहे में से ही मिला, इसीलिए उसको पता चला ना कि अरे यार आर तो मैंने तो आर डाला था नॉर्मल, उसकी जगह मुझे एस नॉर्मल कैसे मिल गया। मतलब जो एस हीट किल्ड था उसने आर में कोई ना कोई चेंज कर दिया, उसने कुछ ट्रांसफॉर्म करवाया। कैसे करवाया? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से। दिस हैपेंड बाय, ये ट्रांसफर है यार, ट्रांसफर ऑफ, दिस हैपेंड बाय ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर? जेनेटिक मटेरियल स्टिल अननोन है अभी भी, अभी मतलब अभी तो पता है, बट उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता नहीं था क्या है जेनेटिक मटेरियल, बस ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, उससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जेनेटिक मटेरियल, दिस हैपेंड बाय ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एस heat killed to R which transformed it, उससे वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी को क्या कहते हैं? ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो अब एक और जो लास्ट में मुझे लिखवाना है वो लिख लीजिएगा। क्या? ये है S जो कि क्या है? हीट किल्ड, इसमें हमने क्या डाला? R जो कि किल्ड नहीं है, लिविंग है। और ये अगर हमने माइस में डाला तो माइस डाइड, और इसमें क्या में देखने को मिला? हमें एस स्ट्रेन देखने को मिला इसमें, ठीक है ना। इसको भी आप डब्बे में डाल के लिखना चाहो डब्बे में डाल के लिख लो, ऐसे नॉर्मली लिखना चाहो नॉर्मली लिख लो। तो इसको नोट कर लो, यही था आपका ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कितना टाइम हो गया यार? 23 मिनट हमने इसको लगा दिए। चलो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिससे हमको ये पता चल गया कि एस लिविंग तो मार रहा था, बट एस नॉन लिविंग या एस हीट किल्ड और आर लिविंग, इन दोनों का मिक्सचर भी मार रहा है। जिससे हमें ये पता चला कि एस हीट किल्ड में से आर में से कुछ ना कुछ जा रहा है, आर लिविंग में कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर वाला नॉन वायरुलेंट इनटू एस वाला वायरुलेंट, ठीक है ना। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब एक मिनट मुझे जरा चौक निकालने दो, वेट कर लेना, है ना। ओके, यस, आई एम बैक अगेन विदाउट पॉजिंग द वीडियो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ग्रिफिथ्स वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट इज जिसने ये वेरीफाई करने की कोशिश की, हाँ, जिसने बता दिया कि डीएनए है, बट उसका इक्विवोकल प्रूफ नहीं था वो। मतलब कई साइंटिस्ट उस एक्सपेरिमेंट से इतना खास खुश नहीं हुए, जैसे आपके कुछ टीचर्स होंगे ना, अरे इतना क्यों लिख दिया आपने, पूरा पन्ना भर दिया। ठीक है, थोड़ा और लिख देते तो बढ़िया, 2 पन्ने भर दिए, इतना ज्यादा क्यों लिख दिया? हम पढ़ते रहे क्या? हम तो पागल हैं।
ऐसे करेंगे वो। तो ऐसे ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए अलग से ही, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, खुश रहे सारे। नाउ देयर कम्स द एवरी सॉरी ये क्या था, एवरी मैककार्टी एंड मैकलियोड एक्सपेरिमेंट। और ये कब से कब तक हुए, 1933 से 44। ये भी आपको समझा देते हैं, पहले देखना इसमें क्या क्या हुआ। इन्होंने क्या किया, वही एस हीटफील्ड लिया, ठीक है ना, एस हीटफील्ड। देखना इन्होंने क्या किया, ये है आपके पास एस हीटफील्ड, इसको उन्होंने, यह एस हीटफील्ड है, ठीक है ना, इसको उन्होंने 3 चीजों से पास करवाया, मतलब इसके अंदर उन्होंने 3 चीजें ऐड कर दी। पहले उन्होंने क्या डाल दिया, आरएनएज, ठीक है ना, आरएनएज। देन दे एडेड प्रोटीएजेस या प्रोटीएजेस, एंड देन डीएनएजेस। एस मतलब ये पीछे जो एएसई लग रहा है, ये किस चीज के लिए होता है, ये होता है किसी एंजाइम के लिए। आरएनएज का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे दिया होगा इन्होंने, हाँ लास्ट में देखा, ये डीएनए, अच्छा एक मिनट, ऐसे है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही है। डीएनए का मतलब जो डीएनए को किल कर रहा हो, ठीक है। आरएनए का मतलब जो आरएनए को ब्रेक कर रहा हो, प्रोटीन जो प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा हो, ठीक है ना। तो बस यही उन्होंने किया कि एस हीट किल्ड में, एस हीट किल्ड को उन्होंने 3 इससे पास करवाया, आरएनएस, प्रोटीएजेस और डीएनएजेस, ठीक है ना। और फिर उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ इसको मिक्स करके फिर से उसमें डाला, माइस में डाला। अब इन्होंने देखा कि किसमें किसमें डेथ हो रही है। देखना आरएनएसिस में स्टिल ट्रांसफॉर्म हो रहा था। आरएनएसिस का मतलब क्या है कि आरएनए नहीं अभी है, तो आरएनएसिस का मतलब क्या, आरएनए हट गए, आरएनए को इन्होंने मिटा दिया। आरएनए का मतलब कि इन्होंने आरएनए को ब्रेक कर दिया, तो अब आरएनए आगे नहीं गया होगा, मतलब कि आरएनए तो आगे नहीं गया बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दैट मींस आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं था जो कि ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, बिकॉज आरएनए तो अब है ही नहीं, ठीक है। देखो इसमें लिख लो, आरएनए इज नॉट प्रेजेंट नाउ, कॉमा, बट स्टिल, अभी आरएनए नहीं है बट स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। दैट इज आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इससे ये चीज पता चल गई। प्रोटीएजेस से स्टिल यहां पे भी ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्म हो गया दैट मींस प्रोटीन्स आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल। इससे हमें यह भी पता चल गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और अगर हमने डीएनए डाल दिया तो इसने क्या किया, डीएनए को हटा दिया, डीएनए मतलब डीएनए को किल कर दिया, प्रोटीएसिस मतलब प्रोटीन्स को किल कर दिया, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो डीएनएसिस ने क्या कर दिया, डीएनएसिस ने डीएनए को हटा दिया होगा, तो अब ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। इससे क्या पता चला, नो डीएनए इन एस हीट किल्ड, नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या नो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एस हीट किल्ड टू आर स्ट्रेन लिविंग, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, हेंस नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाएगा फिर। और यही हमें देखने को भी मिला कि अगर डीएनए नहीं गया, डीएनए नहीं जेनेटिक मटेरियल बना, देखो डीएनए इसका मतलब इन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, डीएनए से इसने, तो ठीक है ना, तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब नो डीएनए है एस हीट किल्ड में, कोई डीएनए नहीं बचा। फिर हमने इसको आर बैक्टीरिया, जो आर बैक्टीरिया का स्ट्रेन था उसके साथ लगा दिया, मिक्स करके उसमें डाल दिया, माइस में मिक्स करके माइस में डाला, तो अब देखा कि ये अब इसमें डीएनए है नहीं, अगर डीएनए है नहीं तो डीएनए ट्रांसफर हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। अब डीएनए ट्रांसफर भी नहीं हुआ और साथ ही में यहाँ पे देखने को मिल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुई। ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म दोनों में बहुत फर्क है, ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ आर वाला, दैट मींस डीएनए ही था जो असल में अगर प्रेजेंट होता तो वही जा रहा था, बिकॉज ये दोनों तो प्रेजेंट है, बट स्टिल आपको देखना
इसमें इसमें प्रोटीन्स हैं और आरएनए भी है, प्रोटीन भी है आरएनए भी है, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही। इसमें डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। मतलब कि आरएनए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनना। आरएनएसिस में आरएनए नहीं है, प्रोटीन और डीएनए है। डीएनए तो था ना, दैट मीन्स ये हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बिकॉज डीएनए प्रेजेंट है। प्रोटीन, अब देखना, प्रोटीन में प्रोटीन नहीं है, आरएनए है, डीएनए है। अब आरएनए तो हो नहीं रहा ना, आरएनए अगर नहीं है तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब आरएनए ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज आरएनए की एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आरएनए प्रेजेंट होगा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब डीएनए ही है जो कि ट्रांसफॉर्म करवा रहा था। और अगर डीएनए नहीं मिला, डीएनए अगर आ गए तो डीएनए एब्सेंट है, डीएनए को उन्होंने ब्रेक कर दिया, डीएनए नहीं मिला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। इसका ये पता चला कि डीएनए ही था जो कि जेनेटिक मटेरियल है, इससे ये चीज पता चल गई। बट स्टिल सम साइंटिस्ट्स वर नॉट टू मच दैट, इतने वो इससे खुश नहीं हुए एक्सपेरिमेंट से, उनको ये रिजल्ट्स भाए नहीं इतने अच्छे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं। Prior to the work of Oswald Avery, MacLeod and McCarty, स्पेलिंग सही है क्या? MacLeod, नहीं, यहाँ पे MA है और यहाँ पे MC है, हाँ MC काटी है, ठीक है ना। 1933 to 44, the genetic material was thought to be a protein. इनके वर्क से पहले पता ऐसा सोचते थे कि प्रोटीन है, ठीक है ना। They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith's experiment. ठीक है, अभी मैंने लिखवाना है आपको, ठीक है ना। दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने क्या किया, जो ये थे प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए जो इसके अंदर थे, एस के अंदर, उन्होंने प्योरीफाई कर दिया, ठीक है। कैसे किया? हीट गिल्ड से, ताकि वो पता चले कि कौन सी चीज ऐसी थी ट्रांसफॉर्म कर रहा था, ट्रांसफर होके, ठीक है ना, ट्रांसफर होके ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेस did not affect the transformation, ठीक है ना। So the transforming substance was not a protein or RNA, it was DNA, digestion of DNases। DNA अगर DNase मतलब DNase डाला, DNA डाइजेस्ट हो गया, DNA डाइजेस्ट हो गया मतलब DNA एब्सेंट है। अब इसमें DNA एब्सेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुई, दैट मींस DNA ही तो ट्रांसफॉर्म करवा रहा था, ठीक है ना। which shows that DNA is the hereditary material, but all botanists were not, biologists were not convinced। still हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ये क्या किया इन्होंने? प्रायर टू देयर एक्सपेरिमेंट्स, कॉमा, प्रोटीन्स वर थॉट ऑफ एज जेनेटिक मटेरियल। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले, हिंदी की राइटिंग बढ़िया है ठीक है ना। बट इट वॉज रॉन्ग, ऑफ कोर्स, हमें पता चल गया है ये गलत है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? दे प्योरीफाइड द बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स का क्या मतलब है? प्रोटीन्स हो गए, डीएनए हो गया या आरएनए एटसेट्रा, of S heat killed and tested what actually transformed R strain into S strain, ठीक है। ये इन्होंने टेस्ट करना चाहा। अभी उन्होंने कैसे टेस्ट किया? When they used proteases and ligases या ligases नहीं, सॉरी यार, ligases क्यों कह रहा हूं मैं? ligases किस चीज के लिए होते हैं? लिपिड्स के लिए, ठीक है ना, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीएजेस एंड RNases, कॉमा, proteins and
RNA of S heat killed got digested, वे तो अब हट गए उसमें से, बट स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इससे पता चला कि प्रोटीन और आरएनए ना होने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो ट्रांसफर हो ही नहीं रहे। ठीक है ना, इसकी भी एक बार मैं फोटो खींचता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आगे भी लिख लीजिए थोड़ा सा। ऊपर कितना वो होता है ना, मतलब खुला खुला, और नीचे आते टाइट हो जाता है। अब ऊपर भी टाइट टाइट लिखूंगा। ठीक है, ऑन यूजिंग DNases, on using DNases, comma, DNA got digested and the transformation also inhibited. Inhibited means did not occur. अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, hence DNA is getting transferred, and is the genetic material. बट इससे ये भी जरूरत तो था ना, बट ऑल बायोलॉजिस्ट्स नॉट कन्विंस्ड, सारे बायोलॉजिस्ट इससे कन्विंस नहीं हुए। फिर इन सब बायोलॉजिस्ट का मुंह बंद करवाने आए हमारे प्यारे हर्शीज एंड चेज। वो आए, फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिए, उससे पता चल गया कि हाँ ये सही कह रहे थे। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम आते हैं हर्शीज चेज एक्सपेरिमेंट पे। 37 मिनट्स हो गए। अभी तो डाउट्स भी करवाने हैं। पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, 1 मिनट मुझे चेक करने दो। उसके रिवीजन की जरूरत है क्या? पैकेजिंग, ठीक है, उसका रिवीजन भी करवा ही देंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक मिनट, गर्मी लग रही है, 1 मिनट में इसको खोल देता हूँ। ओके, सो नाउ आफ्टर अ पॉज हम आ गए हैं। तो आप घबराइएगा मत कि ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड की, नहीं, मैं कभी भी वीडियो अलग से रिकॉर्ड नहीं करता, हाफ वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता। वो तो तभी करता हूँ जब मतलब मान लो कहीं बीच में खुद से ही कट आ जाए, ठीक है, या खुद से टाइम कभी कभी होता है ना, बंद हो जाती है वीडियो खुद से ही, तब मैं हाफ वीडियो रिकॉर्ड करके दूसरी हाफ करके उनको कंबाइन करता हूँ। पता लग ही जाता है वैसे भी आपको कब कंबाइन करी या कब नहीं करी। ठीक है, स्टिल इसको नोट कर लो। फिर हम आते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये क्या है? बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इन्होंने देखने की कोशिश करी। ये भी लिख ही लो, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये देखना चाहते थे कि क्या होगा बायोकेमिकल नेचर, और इसी को देखने के लिए उन्होंने बायोकेमिकल प्योरिफिकेशन करी थी। नोट कर लो, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन एंड नाउ वी शैल मूव अहेड। यहां से अच्छे अब नहीं हो रहा, 1 मिनट, इसको मैं झाड़ के लेके आता हूँ वीडियो पॉज करके। यस, सो अगेन आई एम बैक आफ्टर झाड़िंग इट। अब यहां से भी अच्छे से रब होना चाहिए, हो रहा है। नाउ कम्स द इक्विवोकल प्रूफ, मतलब उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। अरे हर्शीज एंड चेज के आगे कोई बोल सकता है क्या? हे हर्शीज एंड चेज, कितना गंदा लग रहा है, क्रिंज। चलो हम किसी को क्या कहें यार, हम तो खुद क्रिंज हैं। ठीक है, हर्शीज एंड चेजेस एक्सपेरिमेंट कब किया गया? इसीलिए कहते हैं कि देखो, पता कब चला कि डीएनए है? अभी हमारी आजादी के बाद, देख लो। तो इसलिए कहते हैं कि जो बायोलॉजी है वो सबसे यंगेस्ट साइंस है। ओके, तो कहां थे हम? देखना, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ यहाँ से रीड करके, फिर समझा दूंगा। ये पहले ऐसे सब करते हैं, समझा लेते हैं, फिर यहाँ से रीड करेंगे, फिर हम आगे चल पड़ेंगे, फिर लिखवा दूंगा। ठीक है ना, पहले समझ लो। इन्होंने क्या किया, हर्शीज एंड चेज ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस पे काम किया। बैक्टीरियोफेज आपको पता होगा क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखना, जैसे ये बैक्टीरिया है,
कुछ ना कुछ वायरसेस होंगे, ये जैसे ये आपके पास आ गए वायरस, ये इनका कैप्सिड होता है, कोट इनके कैप्सिड को बोलते हैं कोट, ये इनकी टेल्स होती हैं, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, अब तो हमें पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल भेज रहे हैं, बट तब ये नहीं पता था, तब उन्हें ये पता था कि जो है इनमें बीमारी लेके आ रहे हैं, है ना, तब उनको ये चीज पता चल गई थी, बट ये नहीं पता था कि जो है इनका ये जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, तब उनको ये नहीं पता था। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है कि कैप्सिड से हो रहा है बीमारी, बिकॉज इसमें कुछ है तो नहीं, प्रोटीन का कैप्सिड ही होता है एक वायरस में, और एक जेनेटिक मटेरियल होता है, बस वो भी कवर्ड नहीं होता, नेकेड होता है, ठीक है ना। तो ये चीज पता करनी थी उन्होंने। अब इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे इसका मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है ना, वो देखना इमेज, इमेज से आपको और बेटर ये समझ आएगा, लेकर आया हूं मैं आज, ठीक है, एक मिनट, यहां से देखो विजुअल है, अब प्रॉपर विजिबल होगी, देखो हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 टेस्टिंग प्रोटीन्स, अभी भी डाउट किसमें था, प्रोटीन्स और डीएनए में ही डाउट था, तो उन्होंने क्या किया देखना, प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड, मतलब कोट में क्या होता है और डीएनए में क्या होता है, ठीक है ना, वो चीज इन्होंने देखी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दे यहां देखना, प्रोटीन्स आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ये दिखाना था, ये देखो प्रोटीन किस में होता है, इनके कैप्सिड में होता है, कैप्सिड मतलब ये बाहर, ये जो बाहर वाला कैप्सिड है इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर इसको ग्रो करवाया, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर। अब अगर सल्फर किसमें, इसकी सल्फर किसके अंदर होता है, इसकी कैप्सिड के अंदर होता है, सल्फर किसके अंदर, इसकी कैप्सिड के अंदर सल्फर होता है। तो इससे क्या हो गया, इनकी कैप्सिड जो है वो क्या हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई, कैप्सिड रेडियो एक्टिव हो गई। अब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया। फिर अब इससे ये अलग अलग करना है, इनको ये अलग अलग करना है, ये वायरस को अलग करना है, बैक्टीरिया को अलग करना है, ठीक है ना, बिकॉज इन्फेक्ट हो गई, मतलब जो चीज इन्फेक्ट कर रही है वो अंदर चली जा चुकी होगी, तो इनको अलग अलग करना है, और अलग अलग कैसे किया, इन्होंने ब्लेंडिंग से किया, ठीक है, ब्लेंडिंग से इनको अलग अलग कर दिया। देखो ये अलग अलग हो गई, एक मिनट हाथ दुख गया यार, अब देखो दोबारा से, ठीक है ना, ब्लेंडिंग से अलग अलग हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इनको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया इसके जो मिक्सचर को, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। अब सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद हमेशा सेंट्रीफ्यूज, यार फिर से हाथ दुख रहे हैं, एक मिनट यार, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा, ये जो कैप्सिड था, ये जो वायरस था, ये सुपरनेटेंट में जाएगा। सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर ऊपर तैरेगा, और नीचे क्या होता है, पैलेट होता है, नीचे होता है पैलेट। तो देखो रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिल रही, सुपर टेनेंट में मिल रही है, मतलब सल्फर कहां पे प्रेजेंट है, सल्फर कहां पे प्रेजेंट है, सल्फर इज प्रेजेंट इन, एक मिनट फिर से हाथ दुख रहे हैं, थोड़ा सा कड़ाके कड़ुके कर लेते हैं फिर आपको आते हैं। देखो इससे क्या पता चला, रेडियो एक्टिविटी जो है सल्फर में थी, सल्फर किस में प्रेजेंट है, कैप्सिड में प्रेजेंट है, मतलब कैप्सिड ऊपर ऊपर रह रहा है और नीचे पैलेट जा रहा है, और इसमें जो पैलेट गया है ना, उसमें आपको कोई वो नहीं मिला, मतलब डीएनए इसमें इन्फेक्टेड नहीं हुआ कुछ, ठीक है ना, अफेक्टेड तो हो रहे हैं वो, बट इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही थी। नीचे क्या था, बैक्टीरिया था, ऊपर क्या था, ये जो सुपरनेटेंट में जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो नीचे जो, अगर नीचे क्या था, बैक्टीरिया था, अब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही, मतलब बैक्टीरिया में क्या नहीं जा रहा, कैप्सिड नहीं जा रहा, बिकॉज कैप्सिड में रेडियो एक्टिविटी जाएगी अगर सल्फर रेडियो एक्टिव लिया, बिकॉज सल्फर किसके अंदर होता है, कैप्सिड के अंदर होता है। इसको ध्यान से समझेंगे, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा खतरनाक टाइप, ऐसा करेंगे, अभी आज के लेक्चर में समझा देता हूँ, लिखवा देंगे, रीड कर लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। देखो फिर से अब एक्सपेरिमेंट 2, उन्होंने टेस्ट करा कि डीएनए तो नहीं है, डीएनए को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस लिया, रेडियो एक्टिव, देखो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस तो आपने पढ़ा ना डीएनए में होता है, फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस डीएनए में होता है, मतलब इसमें क्या नीचे वाला आपको मिलना चाहिए अफेक्टेड, बिकॉज नीचे क्या है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में क्या जाता है, डीएनए, तो नीचे वाला आपको रेडियो एक्टिव मिलना चाहिए, ऊपर वाला नहीं। ऊपर में क्या था, सुपरनेटेंट में क्या था, ये था कैप्सिड थे, तो कैप्सिड इसमें आपको नॉर्मल मिल गए, और नीचे मिल गया रेडियो एक्टिव। नीचे क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, बैक्टीरिया मिल रहा है ना। अब देखो अगर आई होप आप इसको समझ पा रहे हो, वैसे थोड़ा सा समझना इसको थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से रीड करवाऊंगा, फिर आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। देखना एनसीईआरटी से रीड करते हैं, ठीक है ना, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया, कोशिश तो कर ही ली, एनसीईआरटी से देखते हैं। अब देखना जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए, यदि ये वाली बातों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है अब। The unequivocal proof of that DNA is a genetic material came from the experiment of Alfred Hershey's and Martha Chase, 1952, worked with viruses that infected bacteria called bacteriophages. Bacteriophages attack the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. Genetic material जा रहा है, अब इसमें देखना ध्यान से, इसमें ये क्या है, ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, क्योंकि किसकी बनी है, प्रोटीन्स की बनी है, और इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना,
सल्फर प्रेजेंट। अब अगर मैंने इसको वायरस को या बैक्टीरियोफेजिस को उसमें रखा सल्फर वाले जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो इसके जो ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर क्या था, सल्फर था। अब इस सल्फर की जगह रेडियो एक्टिव वाला सल्फर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने इसको 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 इसमें रखा, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में उसमें रखा मीडियम में, तो रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर आएगी। जेनेटिक मटेरियल में सल्फर नहीं है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब तो हमें पता है ये जेनेटिक मटेरियल है, बट ये मान लो इसका डीएनए है या आरएनए है। वायरसेस में वैसे आरएनए होता है, बट स्टिल मतलब बैक्टीरियोफेजेज में आरएनए डीएनए दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कह लो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे इन्होंने डीएनए लिखा हुआ, तो हम डीएनए मानेंगे, ठीक है, डीएनए, ठीक है ना, डीएनए। और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब अगर हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लिया है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट में हमने बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो करवाया, दैट मीन्स ये कैप्सिड अब रेडियो एक्टिव नहीं है, अब इसका ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा डीएनए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक बार हमने सल्फर लिया रेडियो एक्टिव, उसके अंदर इसको ग्रो करवाया, मतलब रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर, इस कैप्सिड के अंदर चली गई। एक बार हमने फॉस्फोरस लिया, तो रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर चलेगी, डीएनए के अंदर चली गई। फिर इनसे हमने इफेक्ट करवाया बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाने के बाद देखना, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाने के बाद क्या हुआ, हमने इनको अलग अलग कर दिया, बैक्टीरिया से चिपक गया होगा, अब ये इसके अंदर चला जाता है। अब हमें पता है कि ये इसके अंदर चला जा रहा है, पर पहले हमें नहीं पता था कि प्रोटीन जा रहे हैं कि डीएनए जा रहा है, पहले हमें ये चीज नहीं पता थी। अब तो पता है कि डीएनए जा रहा है, हमने इसको डीएनए के अंदर डाल दिया, चला गया इसके अंदर, देखो ये डीएनए चला गया, फिर ये हट गया यहाँ से यहाँ चला गया। फिर हमने इसको हटाने के लिए क्या कर दिया, ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग से क्या होगा, ये और ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना, ये फ्री हो जाएगा कैप्सिड और ये बैक्टीरिया अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये अलग अलग हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करने का क्या मतलब है, ये जो था इसको पूरे को हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा ना, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या, यहाँ पे इन्होंने सब दिया होगा, देखो आगे दिया होगा, है ना, ये देखो सेंट्रीफ्यूजेशन। थर्ड यहाँ पे अगले पेज पे देखना, 102 पेज पे देखो, 102 पेज, कितना बचा है अभी, हाँ ठीक है, 102 पेज पे देखना। सबसे पहला इन्फेक्शन, इन्फेक्ट हमने करवा दिया। सेकंड ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग बता दी। थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, वो भी बता रहा हूं, देखो लास्ट में देखो नो रेडियो एक्टिविटी। देखना सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन में नीचे एक चीज आती है और एक चीज ऊपर रह जाती है, जो ऊपर रह जाएगी उसको हमने क्या कहना है, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में हमेशा क्या होगा, ये रहेगा कैप्सिड, हमेशा हमेशा सुपरनेटेंट में क्या है, कैप्सिड है। और नीचे क्या होगा, बैक्टीरिया, नीचे क्या होगा, बैक्टीरिया, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए होगा ना इसके अंदर भी, जो ये अफेक्टेड वाला डीएनए। अब देखना, अब देखना ध्यान से, हमें ये तो पता है कि डीएनए के अंदर फास्फोरस है। अगर हमने फास्फोरस वो लिया है रेडियो एक्टिव, तो हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलनी चाहिए, इसमें मिलनी चाहिए, बिकॉज फास्फोरस किसके अंदर है, डीएनए के अंदर। अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, दैट मीन्स जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। डीएनए कहां मिल रहा है, डीएनए पैलेट में मिल रहा है। अगर पैलेट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, दैट मीन्स डीएनए में रेडियो एक्टिविटी मिल रही है। पैलेट में क्या था, डीएनए था, बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर ही तो है डीएनए अब, ठीक है ना। तो उस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, अगर अब वो हमें पैलेट में मिल रहा है, पैलेट में मिलेगा, और अगर अब हमें इधर रेडियो एक्टिव देखने को मिल रही है, दैट मीन्स डीएनए रेडियो एक्टिव है, बिकॉज फॉस्फेट तो डीएनए के अंदर था। और अगर डीएनए रेडियो एक्टिव मिल गया, तो डीएनए किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर, तो हमें पता चल गया कि रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, दैट मींस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है। और बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज जाएगी, जेनेटिक मटेरियल जाएगा। ये नोट करना चाहो कर सकते हो, इसको मैं रीड करवाऊंगा फिर लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। 48 मिनट्स हुए, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी चलेगा, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए ना फिर हमने, फिर हमारे पास आएगा आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए, आरएनए वर्ल्ड, फिर आपका मेन चैप्टर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। देखना, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द अनइक्विवोकल, ये तो मैंने पढ़ा दिया, नीचे देखो, हाँ, द बैक्टीरियल सेल, the bacteriophage enters the bacteria and its genetic material enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. तो ये जो है इसमें डिवाइड करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। हर्शी एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस। अब उनको ये नहीं पता कि प्रोटीन जा रहा है कि डीएनए जा रहा है वायरस से, ठीक है ना, तो ये उनको पता करना था। तो दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फास्फोरस। उन्होंने क्या किया, कुछ वायरस लिए जिनको उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस में डाला। अब रेडियोएक्टिव फास्फोरस है मतलब वायरस का डीएनए अब रेडियोएक्टिव बन चुका होगा। फिर उन्होंने
इन्फेक्ट करवा दिया, मतलब डीएनए अंदर चला गया, मतलब रेडियो एक्टिव पार्ट अब बैक्टीरिया के अंदर है। बैक्टीरिया कहाँ मिल रहा? पैलेट में मिल रहा, मतलब इस केस में रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिलेगी? पैलेट में मिलेगी। देखो आगे रीड करते हैं, देखो and some other on the medium that contained radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contains phosphorus and proteins does not contain phosphorus. Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contained radioactive protein, ठीक है, but not radioactive DNA because DNA सल्फर नहीं होता है DNA के अंदर। अब आगे देखो, ठीक है, आगे देखना। रेडियो एक्टिव फेजेस, मतलब रेडियो एक्टिव फेजेस मींस जो ये पूरा ये क्या रेडियो एक्टिव फेज है अब, ठीक है। वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा हमने यूज कर लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ इसको अटैच करने दिया, ठीक है। इन्फेक्शन हो गई, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गई एक बार, तो हमने इसको ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करने से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, देखना। द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. फिर जो वायरस के पार्टिकल्स थे वो बैक्टीरिया से अलग हो गए, बैक्टीरिया नीचे, वायरस के पार्टिकल ऊपर। वायरस का डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर चला गया ना, तो बैक्टीरिया नीचे हो गया, वायरस का पार्टिकल ऊपर। बिकॉज ये सुपरटेंट में क्यों आए? बिकॉज ये हल्के हैं और ये भारी हैं, ठीक है। The separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. बैक्टीरिया, अब यहां से ध्यान से देखना, ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट दिखाया यहाँ पे। बैक्टीरिया which was infected with viruses that had radioactive DNA, वो बैक्टीरिया जिनमें फॉस्फोरस वाला डीएनए मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो अब कहां मिल रहे हैं? पैलेट में रेडियो एक्टिव मिलेंगे, देखना। had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to bacteria. अगर मान लो डीएनए रेडियोएक्टिव ना मिलता, ये हमें रेडियोएक्टिव मिलता, ठीक है ना, मतलब मान लो फॉस्फोरस वाले में भी हमें डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं मिल रहा, बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं मिल रहा, मतलब डीएनए जा ही नहीं रहा, बिकॉज डीएनए तो फॉस्फोरस में रेडियोएक्टिव मिलना ही चाहिए ना। अगर डीएनए जा रहा है तो बैक्टीरिया भी हमें रेडियोएक्टिव मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स बट वर नॉट रेडियोएक्टिव, ठीक है ना। अब अगर उन वायरसेस ने इन्फेक्ट किया जिनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन था बट डीएनए नहीं था, ठीक है, प्रोटीन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं, तो प्रोटीन तो ऊपर ही रह रहा है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर तो कोई रेडियोएक्टिविटी आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए कहा कि उनमें रेडियोएक्टिविटी नहीं आई। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया and DNA enter the bacteria. The DNA is therefore the genetic material that passed from virus to bacteria. I hope so आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अब मैं आपको ये लिखवाऊंगा भी, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 52 मिनट्स हो गए हैं वैसे ही, तो 1 घंटा 15 मिनट तक हम इसको देख लेंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा 15 सवा घंटा, ठीक है, देखते हैं। चलो ध्यान से पहले इसको नोट कर लेना। सल्फर इज द, पहले इन्होंने बताया क्या? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये इन्होंने प्रूफ किया। सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट लिख लो, कंपोनेंट लिख लो, किसका? सल्फर किसका था? सल्फर किसका था? प्रोटीन कैप्सिड। सल्फर किसका? प्रोटीन कैप्सिड का कंपोनेंट था, ठीक है। एंड सल्फर के बाद और कौन सा था? फॉस्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना। सो केस वन में क्या किया गया? viruses grown in radioactive सल्फर। देखो आपकी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल लेफ्ट वाली साइड पेज, लेफ्ट वाला पेज पे लेफ्ट वाली साइड ही दिया होगा सल्फर वाला, मेरे ख्याल से। एक बार चेक भी कर लेता हूँ, सल्फर वाला लेफ्ट पे है, हाँ देखो सल्फर वाला लेफ्ट पे है, रेडियोएक्टिव सल्फर है, ठीक है। और क्या है वो सल्फर? ऊपर क्या लिखते हैं हम? मास नंबर, तो मास नंबर कितना है सल्फर का? 35। ये रेडियोएक्टिव सल्फर आपने यूज किया, देखो ये दिया हो ना S35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, ठीक है ना। अब रेडियोएक्टिव सल्फर है, दैट मींस सल्फर तो किसमें होता है? सल्फर तो कंपोनेंट है प्रोटीन कैप्सिड का,
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन कैप्सूल दिया है, बट प्रोटीन कैप्सिड कह लो, कैप्सूल कह लो, सेम ही है, ठीक है ना। कैप्सूल कैप्सिड से ही कैप्सूल वो बनता है ना, लिख लो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। दैट मीन्स सो नाउ द वायरसेस हैव रेडियो एक्टिव कैप्सूल, अब उनके पास जो कैप्सूल्स हैं वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो अब देखना हमने क्या किया, ये मैं क्या बना रहा हूं, वायरस बना रहा हूं, जो अब मैंने इसके अंदर ग्रो करवा लिया ना, ये वो वाला वायरस है, ठीक है, ये वायरस है। और इसका डीएनए क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए है ये इसका। अब रेडियो एक्टिव मैं कैसे दर्शाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास तो एक ही कलर की चौक है, तो रेडियो एक्टिव को दर्शाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डॉटेड, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पता चल रही है। हाँ देखो, जो चीज रेडियो एक्टिव है वो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, दोबारा से देख लो इसको। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये क्या दिखा रहा है, रेडियो एक्टिव, मैंने डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है। अब देखना, इससे मैंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, तो सबसे पहला स्टेप जो आपके दिया होगा बुक में वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन देखो पहला स्टेप दिया होगा इसी पेज पे, हाँ ये देखो साइड पे लिखा है ना, नंबर 1 पॉइंट इन्फेक्शन, 1 पॉइंट देखिए लिखा होगा इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये इन्फेक्ट करेगा किसको, बैक्टीरिया को, देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये डीएनए है, ये जाएगा इसके अंदर, अब ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, तो ये इसके अंदर चला गया। अब देखना, अब ध्यान से सुनना, सेकंड में क्या किया गया, ब्लेंडिंग कर दी गई, ब्लेंडिंग से क्या हो गया, ये अलग ये अलग, ठीक है, ब्लेंडिंग से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब डीएनए तो होगा नहीं इसके अंदर, अब इसके अंदर डीएनए नहीं है, ये अलग हो गया और ये बैक्टीरिया अलग, देखो इतना नीचे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको नीचे करता हूं, बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है, समझना है इसको ध्यान से। नो प्रॉब्लम, हम एक डाउट्स का अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ये देखना, ये आपके पास डीएनए इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, डीएनए नॉर्मल है इसलिए मैंने उसको नॉर्मल ही दिखा रहा हूं, देखो ये नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। ये अभी भी रेडियो एक्टिव, अब मैंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया, सेंट्रीफ्यूजेशन कर ली इसकी, या सेंट्रीफ्यूज कर लिया इसको, मतलब बड़ी तेज 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 घुमा दिया, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब में डाल के दोनों को, ठीक है, तो तेज 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 घुमा दिया। अब ऑफ कोर्स ये एक सॉल्यूशन ही होगा इसका, ठीक है, इसको मैंने तेज घुमाया तो क्या मिलेगा, ये है आपके पास टेस्ट ट्यूब। हमेशा टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाली पार्ट में लाइट चीज आएगी सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद, डॉटेड दिख रहा है, प्रॉपर डॉटेड दिख रहा है, ठीक है ना, डॉटेड ही दिख रहा है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, बैक्टीरियोफेजिस या बैक्टीरियल जो है इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आ रहे हैं नीचे, ये है आपके पास पैलेट बोलते हैं इसको नीचे वाले को, जहां पे क्या आ रहे हैं, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। और ये क्या सुपरनेटेंट बोलते हैं इसको, नोट कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं है, सुपरनेटेंट जिसको हमने क्या कहा, जो क्या है, जिसमें क्या आया, जिसमें आपके पास क्या आया, कैप्सूल या वायरल कैप्सूल, वायरल कैप्सूल, ठीक है ना। अब रेडियो एक्टिविटी कहां मिल रही है आपको, सुपरनेटेंट वाले पार्ट में, मतलब वायरस वाले पार्ट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, बट बैक्टीरिया आर नॉट रेडियो एक्टिव। जैसे इसको नोट करो, इसको नोट करो एक बार, उसका रिजल्ट मैं ऊपर लिखवाता हूँ, केस 1 का रिजल्ट ऊपर लिखवा रहा हूं मैं, यहां पे इसका रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ केस 1, ठीक है ना। केस 1 से हमें क्या पता चला, रेडियो एक्टिविटी नॉट फाउंड
इन पैलेट वायरल, इन पैलेट, पैलेट बेलेट में क्या थे, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में अभी आपको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। अब रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, रेडियो एक्टिविटी थी किसमें, कैप्सिड में, मतलब कैप्सिड जो है वो अंदर नहीं गए होंगे ना बैक्टीरिया के। सो प्रोटीन कैप्सूल डिड नॉट ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया, प्रोटीन कैप्सूल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, हेंस प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे ये पीस पता चल गई। तो ये एक चीज हमें पता चल गई, बचा क्या, डीएनए, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं कैसे पता चला, ठीक है ना। अब देखना केस 2, देखना केस 2, केस 2 C2 या केस 2, viruses grown in radioactive phosphorus, phosphorus P32. Now the viruses have radioactive DNA. अब क्या है उनमें, रेडियो एक्टिव कैप्सूल नहीं, रेडियो एक्टिव डीएनए। अब कैप्सूल पूरा है, देखो ये रहा कैप्सूल, अब ये रेडियो एक्टिव नहीं है। अब रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव डीएनए है, कैप्सूल नहीं है अब, ठीक है। तो अब इन्फेक्शन कैसे होगी, ये कैप्सूल है, ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है, देखो डीएनए आपको दिख रहा है क्या, डॉटेड में बनाया मैंने, हाँ डॉटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये डॉटेड डीएनए मींस रेडियो एक्टिव डीएनए अब जा रहा है इसके अंदर, देखो देखना ये रेडियो एक्टिव डीएनए चला गया। अब ब्लेंडिंग करी, ब्लेंडिंग करने के बाद क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। सेंट्रीफ्यूज किया, सुपरनेटेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, ठीक है, और इसमें रेडियो एक्टिव देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इस बार पैलेट कैसा है, रेडियो एक्टिव है। पैलेट रेडियो एक्टिव मींस जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव है, मतलब बैक्टीरिया में क्या जा रहा है, डीएनए, बिकॉज पहले हमने डीएनए रेडियो एक्टिव किया इस बार तो, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी नॉट फाउंड नहीं, फाउंड इन पैलेट, यानी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन पैलेट, दैट मींस प्रोटीन कैप्सूल नहीं, डीएनए transfer into bacteria, hence DNA is the genetic material, DNA is the genetic material। नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको ध्यान से नोट कर लो, हर्शीज चीज एक्सपेरिमेंट, ओके। लेक्चर 5 भी मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। लेक्चर 5 में क्या होगा, कुछ नया नहीं करवाऊंगा मैं, कुछ नया नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। देखना चाहो देख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। उसमें मैं लेक्चर 3 लेक्चर 4 इन दोनों की रिवीजन करवा दूंगा। लेक्चर 4 की तो हम लेक्चर 6 में कर लेंगे ना, लेक्चर 5 में हम लेक्चर 3 की रिवीजन और जो डाउट्स हैं वो कर लेंगे, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लो, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए फ्री है, कमेंट सेक्शन की कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना, कुछ उसके पैसे नहीं लग रहे, सब्सक्राइब के भी नहीं लग रहे, सब्सक्राइब से जो रहने तो करना, मर्जी है आपकी, ऐसी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, है ना। कई लोग तो गाली लिख के कहते हैं, अरे डैश के डैश 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 मेरी फीड पे मत आ, साढ़े तेरे को मैंने कहा मेरे को फॉलो कर ले, या मेरे को एक बार एक देखो फीड पे वही उसी की आएगा ना जो एक बार वीडियो देखेगा, रिकमेंड उसी को होगा, ठीक है। अब एक बार मैं इस का होमवर्क देख लेना,
DPP3, रिवाइज द लेक्चर वेरी केयरफुली, लास्ट वाला लेक्चर, लास्ट वाला टॉपिक था उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड ऑफ कोर्स नोट्स आप बना लेना है, ठीक है, नोट्स बनाने, DPP3 सॉल्व करनी है और इसको रिवाइज कर लेना है। एक बार इसकी भी मैं एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ यार। वैसे ऐसा करते हैं, रिवीजन भी हम अभी कर लेते हैं लेक्चर 3 की, बिकॉज छोटा सा तो रिवीजन करना है हमें, ज्यादा क्या करना, देखना थोड़ी है, उस डिटेल में थोड़ी जाना है हमें, देखना रिवीजन करवा रहा हूँ मैं लेक्चर 3 की। लेक्चर 3 में हमने देखा था कि कैसे क्या क्या हो रहा है। प्रोकैरियोट्स में क्या था, ऐसा था एक आपके पास है ना, उसके अंदर जो है ये क्या है, सेल एनवेलप है, उनकी सेल एनवेलप है, ठीक है। अब उनमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे डीएनए जो है लूप बना रहा था, लूप्स में, ह्यूज लूप्स में आ रहा था। क्यों आ रहा था, बिकॉज उनके अंदर क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि कैसे हैं नेचर में, आपको देखो यहाँ पे लिखा होगा पॉजिटिव नेचर है ना, देखो ये पीछे जाओ पेज पे, 99th पेज, सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, डीएनए सम प्रोटीन्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसको हमने, इस रीजन को क्या कह दिया था हमने, न्यूक्लियोइड कह दिया था। क्या कह दिया था, न्यूक्लियोइड कह दिया था। ये हो गया आपके पास प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स को समझाने के लिए मैंने एक फिगर आपके लिए यूज करी थी, अब मैं वो फिगर नहीं दिखाऊंगा, पिछले लेक्चर में दिखाई थी, ठीक है। क्या था उसमें, जो डीएनए है, डीएनए ऐसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये बेस पेयरिंग दिखा दी हमने, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। इससे क्या हो रहा था, इसमें उसमें कुछ चीजें ऐड हो रही थी, हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड हो रहे थे, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन ऑक्टामर ऐड हो रहा था। हिस्टोन ऑक्टामर क्या था, हिस्टोन ऑक्टामर में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स थे, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। देख लो, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इनके पीछे सेम यही वाले 4 होंगे, ठीक है ना। ये है आपके पास H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन, ठीक है। और इनको हमने, इनकी पूरी यूनिट को क्या कह दिया, हिस्टोन ऑक्टामर कह दिया, ठीक है ना। इससे डीएनए लिपटता है, देखना कैसे लिपटेगा, ये आया पीछे से घूम के, ये ऐसे, और ये फिर पीछे से घूम के ऐसे, ठीक है। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा, और आगे भी ऐसा ही एक और एक ऑक्टामर होगा, ठीक है, आगे जाके उसको लूप करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H1 हिस्टोन, ठीक है ना। इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसोम कह दिया। क्या कह दिया, न्यूक्लियोसोम। ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, कई सारे होंगे ना आपके पूरे डीएनए में, तो इसको हमने क्या कह दिया कि न्यूक्लियोसोम जो है पूरे थ्रेड को लिपेट रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि डीएनए जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूक्लियोसोम्स है, ये कुछ पार्ट रह रहा है ना, तो ये क्या है, थ्रेड है, और थ्रेड के ऊपर बीड्स दिख रहे हैं, तो बीड्स ऑन थ्रेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या चल रहा है, रिविजन ऑफ लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है ना। बीड्स ऑन थ्रेड स्ट्रक्चर देख लो, बीड्स ऑन थ्रेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस पूरे में ध्यान से सुनना, कितने राउंड हो रहे हैं, ये कितने टर्न कर रहा है, हाउ मेनी टर्न्स, टर्न्स कितने ले रहा था, 1 3/4 टर्न, मतलब एक पूरा और बाकी 3/4 ऑफ सेकंड टर्न, मतलब 1.75 टर्न्स हो रहे हैं। और इन 1.75 टर्न्स में, कितना डीएनए कवर हो रहा है, कितना डीएनए कवर हो रहा है, 200 बेस पेयर्स, सॉरी हाँ 200 बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स डीएनए कवर हो रहा है। 200 बेस पेयर्स का क्या मतलब हुआ, कितना मीटर, 200 इंटू 0.34 नैनोमीटर, ठीक है ना। ये आप निकाल लेना, ठीक है, ये आप निकाल लेना। ये सब हमने देखा था, और क्या देखा था, बस फिर हमने देखा था ये जब कंडेंस होंगे, न्यूक्लियोसोम्स जब कंडेंस होंगे तो वो बनाएंगे क्रोमैटिन्स, ठीक है, क्रोमैटिन बनाएंगे। और वो क्रोमैटिन कैसे बनेंगे, देखो ऊपर दिया हुआ है NHCPs, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर ऐड होंगे, फिर क्या बनेगा, ये क्रोमैटिन बनेगा। क्रोमैटिन भी 2 तरह के थे, एक था ये आपके पास यूक्रोमैटिन, एक था आपके पास हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन वाज डार्क बिकॉज ये कैसा था, टाइटली, मतलब बहुत कंडेंसली पैक्ड था, डेंसली पैक्ड था। ये था लूजली पैक्ड, और ये था आपके पास लाइट इन कलर, ठीक है ना। और ये एक्टिव था, ये इनएक्टिव था, कैसे, ट्रांसलेशनली, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शनली सॉरी, राइट, ये है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है ना, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन ही तो होगी यार इसकी, डीएनए है ना ये तो, है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और ये अनएक्टिव है या इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए पहले हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सेंट्रल डॉग्मा देखना है आपको, ठीक है। सेंट्रल डॉग्मा देखा था, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, वो तो चलो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 3, इसको भी नोट करना चाहो कर सकते हो, वैसे तो रिवीजन ही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। फॉर योर डाउट्स आई एम रियली सॉरी, ऐसा करते हैं डाउट्स भी इसी लेक्चर में ले ही लेते हैं, ठीक है। डाउट्स और कमेंट्स वो भी देखते हैं इस लेक्चर में, ओके।
सो नेक्स्ट लेट्स कम टू दी डाउट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स। हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है, नहीं बुला रहे, मुझे ऐसा लगा बाहर से बुलाया किसी ने। चलिए डाउट्स लेते हैं। कहाँ पे है वो टैबलेट, कहाँ गया? देखो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब आपके काम का अगर डाउट आपको नहीं देखने चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। एक मिनट यार, चौक से इसके ऊपर लिखा था ना तो वो चीज़ थोड़ी गंदा हो गया होगा ये। हाँ जी, तो डाउट्स हम देखते हैं अभी। हाँ, एक मिस्टेक भी थी, वो भी मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। ये मैं आपको अलग से एक क्लिप बना के भी डालूंगा, ठीक है ना। लेक्चर 1-2 में हमने ये मिस्टेक कर दी है, देखना क्या। अब मेरे डाउट से आपको कमेंट से बताता हूँ, ठीक है। किसने लिखा था ये? ये नितिन ने लिखा था। नितिन, why are you drawing the wrong structure of ribose sugar at 1 prime end there should be OH not H and also at 4 prime there should be H। तो राइबोस शुगर के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप सबको पता ना, हर शुगर के दो स्ट्रक्चर्स होंगे ना। ये देखना, ये एक स्ट्रक्चर है, राइबोस है ये भी, और ये भी राइबोस का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? हाँ, इन्होंने टाइम स्टैम्प भी दिया था 9 मिनट पे कुछ इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर है मेरे ख्याल से ये, लेक्चर नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट लेक्चर में इन्होंने कहा 9th मिनट पे मैंने गलती करी है। क्या गलती थी वो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे OH नहीं है, CH2OH, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने गलती से कभी बना दिया हो ना तो वो नहीं है, ठीक है। ये चीज देख लेना आ रहा हो, ठीक है। अब देख लो क्या गलती हो गई थी। यहाँ पे नीचे OH है, और ये देखना एक ये स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर, डिफरेंस कहां पे है? फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है। देखो ये है आपके पास अल्फा फॉर्म, ये है आपके पास बीटा फॉर्म ऑफ शुगर। हर शुगर की दो फॉर्म्स है, हर चीज, हर मॉलिक्यूल की रिंग स्ट्रक्चर की दो फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, अल्फा बीटा, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, ठीक है ना। आप डी और एल भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो 12th में, ठीक है। तो वो चीज तो ठीक है, बट फोर्थ कार्बन पे देयर इज नो मिस्टेक। फोर्थ कार्बन है ये वाला कार्बन, देयर इज नो मिस्टेक। यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन ही मैंने दिखाया है हर एक उसमें, ठीक है ना। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ थी? यहाँ पे मैंने आपके डीएनए में अल्फा फॉर्म बना दिया। डीएनए में होता है ये वाला, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, डीएनए में आप ये वाली बनाएंगे। अच्छा, डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ पे ओ भी नहीं होगा, ठीक है। डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये था इनका डाउट, तो ये मैंने आई होप सो यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। यस, सो आई थिंक सो। आई अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है ना। यही था, यही तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बार मैं इनको इसका लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। फिर कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, शुरू किया है तो पूरा कराना, नाइस लेक्चर, हेल्पफुल जी। तो मैंने इनको लिंक भी भेज दिया लेक्चर्स के, लेक्चर 2 लेक्चर 3, हाँ पूरा ही करवाएंगे, ठीक है ना। दिस इज रियली अमेजिंग वीडियो, वॉर्स इन्फो सर बाय द आर यू ऑल्सो नीट एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा। नेक्स्ट आदित्य, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स अ लॉट। राइटिंग समझ में नहीं आ रही, आदिल खान ने लिखा था, तो इसलिए मैंने अच्छा पढ़ाया है, अच्छी राइटिंग लिखी है। नेक्स्ट अर्पित कुशाहवाला, अच्छा इनका इनका देख के मेरे को थोड़ा हंसी आई। क्या लिखते हैं? अर्पित कुशावाला जी, कुशावाला जी लिख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। लिख रहे हैं अर्पित कुशावाहा, तरुण सर के लेक्चर से पढ़ के आए हो क्या? नहीं, आप नोट्स कंपेयर कर सकते हो। बॉटनी में मैं किसी की लेक्चर से नहीं पढ़ के आता, मतलब बॉटनी में मैं ट्राई करता हूँ अपने ही वर्डिंग से आपको करवाऊं या एनसीईआरटी से करवाऊं। जूलॉजी में थोड़ा बहुत हो सकता है आपको किसी ना किसी टीचर की तरह लगे नोट्स, बिकॉज जूलॉजी में क्या है ना, मैं कभी इस टीचर से देखता हूँ, कभी इस टीचर से देखता हूँ, जिसका बेटर मेथड मुझे लगता है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और नोट्स भी आपको उसके सिमिलर लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कविता साहू, थैंक्स ब्रो, थैंक्स अलॉट। तनिष, हेलो ब्रो, योर इंस्टाग्राम आईडी, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम। देन नेक्स्ट ये क्या है? देबास नहीं, देबास मेहता जेना, गो अहेड बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, अमेजिंग लेक्चर, थैंक्स अ लॉट। फ्यूचर डॉक्टर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बहुत दिक्कत है, बहुत कंफ्यूजन होता है, अपनी टाइमिंग बता दीजिए क्लास की। देखो क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है, बट रोज एक लेक्चर आएगा,
ठीक है, रोज एक लेक्चर आएगा। आपको लेक्चर प्लानर अगर चाहिए तो वो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, देखना चाहते हो, ठीक है। अब मैं आपको डाउट जो है इनका डॉक्टर्स वाले का, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। देखना, न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, बहुत कॉमन सा डाउट है, मतलब बहुत इजी डाउट है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है ना, जैसे ये शुगर है, इसके ऊपर क्या फर्स्ट कार्बन पे, देखना आपकी एनसीईआरटी से दिखाते हैं इस बार। ओए यार पूरा चौक चौक हो गया यार, देखना कहाँ है, पेज नंबर खोल लो अपनी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इट्स ऑन पेज नंबर, अच्छा यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। समझ लो, चलो यहाँ पे तो नहीं, ये भी वो चीज नहीं है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में है, मैं वहां से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। पुरानी एनसीईआरटी मींस क्लास 11th वाली एनसीईआरटी आई वांट टू से, उसमें से दिखाता हूँ, ठीक है। तो जिसको जाना चाहे जो जा सकता है, जाना चाहे तो कोई जा सकता है वो। अब आपके काम का अगर नहीं है तो आप जा सकते हो, ठीक है। ये देखना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर। ओए सारे मेरे नोट्स वगैरह पेजेस वगैरह नीचे गिरा दिए आपने, हैं। डॉक्टर्स क्या नाम था इसका बच्चे का, है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो, ये देखना, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर, है ना, ये दिख रहा है, यस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको दिखाया जा रहा है, कोई बात नहीं, सेकेंडरी तो वो छोड़ दो, देखने की क्या बात है। ये देखो, ये आपको दिखा दी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डीएनए में, यहाँ पे ये थाइमीन ऐड हो गया फर्स्ट कार्बन पे, थाइमीन ऐड हो गया, दैट मींस जब नाइट्रोजिनस बेस के साथ, सॉरी शुगर के साथ, देखा शुगर के साथ क्या था, यहाँ पे थाइमीन था, तो यहाँ पे थाइमीन ऐड हो रहा है, या कोई भी यहाँ पे ग्रुप ऐड हो रहा है, दैट मींस अगर मैंने यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे मैंने नाइट्रोजिनस बेस लगा दिया तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड। तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, उसमें कोई ना कोई शुगर है, उसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड जो ये था नाइट्रोजनस बेस लगने के बाद, इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो जा रहा है, देखना फॉस्फेट ऐड होगा यहाँ पे CH2 के साथ O P डबल बॉन्ड O O O, ये है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं है, बस फॉस्फेट ज्यादा है, बाकी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड सेम है, बस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप ज्यादा है एक, बस, ठीक है, और बाकी सेम है। ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। बाकी तो चलो आपको क्लियर ही होगा अगर आपने सिर्फ यही पूछा है, ठीक है, और कुछ तो नहीं था, नहीं यही था बस। और क्लास की टाइमिंग वगैरह तो कोई फिक्स है नहीं, आप कहाँ से देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको एक लेक्चर प्लानर मिल जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, यहीं तक आज के लेक्चर को रखेंगे, जल्द से जल्द इसको ओवर कर देता हूँ, है ना। 1 घंटा 18 मिनट हो गए भाई, तो सोच लो थोड़ा बहुत तो मैंने बीच में पॉज वगैरह भी लिया है किसी ना किसी टाइम पे, जैसे कुछ उतारना या ये जैकेट उतार, ये जो ये था ये उतारना था उसकी भी, ठीक है ना, ये कुछ इस चीज़ के लिए पॉज भी, देखो 1.5 घंटा लग गया ये बनाने में लेक्चर, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।